नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक औचित्यपूर्णता का संकट या वैधता का संकट, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी पढ़ रहे हैं। किसी भी शासन व्यवस्था की औचित्य या वैधता को संकट कई अवस्थाओं में उपस्थित हो सकता है। व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता के लिए संकट की स्थिति खड़ी होती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल नहीं पाती तो उसकी वैधता को संकट खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औचित्यपूर्णता का संकट या वैधता का जो संकट है वो किन वजहों से पैदा होता है, किन परिस्थितियों में पैदा हो सकता है। जिसमें पहला है नवीन अवस्थाएं। नवीन अवस्थाएं समय की गति के साथ नवीन विचार, नवीन धारणाएं और नवीन ढांचे उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार की नवीन अवस्थाएं जन्म लेती हैं। परिवर्तित परिस्थितियों और इन नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग को अनुभव नहीं करती उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाई उन्होंने क्रांति की स्थिति को जन्म दिया। उदाहरण देखें तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना पाई और फ्रांस और रूस की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल नहीं पाई। तो नवीन अवस्थाएं पहला संकट वैधता को पैदा करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकट नवीन अवस्थाओं से पैदा होता है। दूसरा है प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा होता है। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो सकता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों की स्थिति के लिए ही संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तब इन संस्थाओं और समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है।
एक उदाहरण हम इसका दे सकते हैं कि ईरान के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसने परंपरागत तत्वों, मुला मौलवियों के लिए संकट खड़ा किया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था टिक न सकी। यदि परंपरावादी समाज है और उसमें आधुनिक से आधुनिक नीति भी अपनाने का प्रयास किया जाता है और परंपरावादी उसको बदलने का निश्चित तौर पर परिवर्तन करते हैं, तो ये टकराव चलता है और उसमें अगर परंपरावादी तत्व अधिक शक्तिशाली हैं तो नवीन अवस्थाओं के लिए जो है खतरा पैदा होता है। तो वैधता का दूसरा संकट है, परंपरागत जो समूह हैं वे खुद अपने अस्तित्व के लिए प्रयास करते हैं और उससे व्यवस्था को चुनौती पैदा करते हैं। तीसरा है नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। नवीन समूह आते रहते हैं, समय की गति के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पुराना वर्ग इसमें कोई बड़ी बाधा खड़ी नहीं करता, तब तो इन वर्गों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को ही आघात पहुंच सकता है। युवक वर्ग और मजदूर संघ ऐसे ही नवीन वर्ग हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका सौंपी जानी चाहिए। तो नवीन समूह भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना रोल अदा करना चाहते हैं। यदि पुराने समूह उन्हें ऐसा नहीं करने दें तब भी व्यवस्था की वैधता को खतरा पैदा होता है। चौथा है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं आकांक्षाएं। व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं आकांक्षाएं। जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार सामान्य जन उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं या आकांक्षाएं रखने लगते हैं। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की इन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब उसकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो सकता है। नव स्वतंत्रता प्राप्त अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों में यह स्थिति देखी गई है और वहाँ लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित हुई होते ही जनता ने उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा ली जो पूरी नहीं हो सकी और व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ। आगे है प्रभावकता का अभाव। पांचवा तत्व है संकट है प्रभावकता का अभाव। इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिज्ञ अपनी प्रभावकता खो देते हैं। राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा तथा हितवृद्धि तथा दुष्टों का दमन होता है, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती है तो उसकी वैधता को संकट खड़ा हो जाता है। यानी सरकार का मुख्य काम ही जनता के जीवन स्तर में सुधार करना है, व्यवस्था करना है, जनता विकास कर सके ताकि, लेकिन यह काम ही अगर सरकार नहीं कर पाती तो उसकी वैधता को, किसी भी व्यवस्था को जो औचित्यपूर्णता है उसकी वैधता है उसको खतरा पैदा होता है। तो ये है औचित्यपूर्णता के समक्ष संकट। अब पढ़ते हैं वैधता को किस प्रकार प्राप्त किया और स्थिर रखा जाता है। वैधता को किस प्रकार से प्राप्त किया और स्थिर रखा जा सकता है। पहला है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। नवीन जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है
जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल रही। और यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, तो उसकी वैधता को खतरा उपस्थित होगा ही। तो व्यवस्था को अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए समय के अनुरूप। दूसरा है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं होती हैं जो उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं और आधिकारिक वर्ग के लिए उचित मार्ग यह है कि वे इन स्थापित परंपराओं की पवित्रता को भंग न करें, अपितु अपनी स्थिति को इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप निर्धारित कर लें। यानी परंपरागत जो संस्थाएं हैं, परंपरागत जो समूह हैं, पुराने जो समूह हैं, उनका भी उचित सम्मान नई व्यवस्था में दिया जाए। उनके अनुरूप नई व्यवस्था को ढालना चाहिए, कुछ परिवर्तन भी करना चाहिए और परंपरा को भी साथ रखें, तब वैधता बनी रहती है। तीसरा है वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है, उसके द्वारा संबंधित विधि विधान के न केवल बाहरी स्वरूप वरन उसके आंतरिक स्वरूप की भी रक्षा की जानी चाहिए। यानी जो संवैधानिक ढांचा है जिस देश का और सत्ताधारी ने उसके अनुरूप यह पद प्राप्त किया है, तो सत्ता में आने के पश्चात उसके द्वारा उस संवैधानिक व्यवस्था की, उस वैधानिक व्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिए, तभी उसकी वैधता बनी रहती है। चौथा है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा। व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा भी जो है वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्था की वैधता बनाए रखने में नेतृत्व का योगदान भी बहुत अधिक होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या वर्ग में चमत्कारिक व्यक्तित्व गुण हैं, तो सामान्य जन नेतृत्व और व्यवस्था के प्रति सम्मोहन का अनुभव करते हैं। व्यवस्था के प्रत्येक आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। तो व्यवस्था की जो वैधता है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो व्यक्तिगत चमत्कारिक गुण अगर हैं राजनीतिक नेतृत्व में, तो वैधता व्यवस्था के प्रति स्वाभाविक जो है श्रद्धा के भाव पैदा होते हैं जनता में, और उस व्यवस्था की वैधता कई गुना बढ़ जाती है। आगे है प्रभावकता द्वारा कार्य किए जाने चाहिए, कर्मठ हों। नेतृत्व जो है आधुनिक युग में किसी व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का बहुत प्रमुख साधन उसका प्रभावी होना है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। जब सामान्य जन ये अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि करने की इच्छा रखती है, तो ऐसा करने तो जनता उसमें विश्वास करने लगती है और ये विश्वास में प्रगाढ़ता आती है और वैधता बनी रहती है। तो सबसे अच्छा काम है किसी व्यवस्था को कर्मठ तो होना ही चाहिए, जनता के जीवन स्तर में सुधार निश्चित तौर पे करना चाहिए और समाज में व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। छठा है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना। लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सत्ता या जनता की प्रतिनिधि सत्ता को सर्वोच्चता हो
और सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन रहे। लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्था की वैधता को बनाए रखने के लिए इसका पालन किया जाना नितांत आवश्यक है। यह एक सत्य है कि यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक संस्थाओं से दूर न रखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट बना रहता है और सैनिक शासन स्थापित होने की आशंका बनी रहती है। सेनाएं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता के अधीन ही रहनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता द्वारा उसका जब चाहे प्रयोग किया जाना चाहिए और राजनीतिक सत्ता पर उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे समक्ष सबसे अधिक है कि वहाँ की सैनिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता में आने की आदत हो गई है, तो वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उथल पुथल की शिकार रही हैं और लोकतंत्र वहाँ स्थायी नहीं रह सका है। तो लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाएं ही सेनाएं को अपने अनुरूप प्रयोग करें और सेनाएं लोकतांत्रिक शासन के अधीन रहनी चाहिए। तो ये हैं वैधता को बनाए रखने के उपाय। धन्यवाद।